फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ढंग से काम कर रहे होंगे। हम जो टॉपिक ये कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ आ रहे हैं और आपकी फीडबैक भी आ रही है। तो आगे चलते हैं। आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 2 इनफैक्ट एनसीईआरटी का 12th क्लास का, उसके दो पार्ट थे ना। पहला पार्ट क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड सेकेंड पार्ट था कैपेसिटेंस। तो फील हैप्पी कि आज हमारा लास्ट टॉपिक है ये फर्स्ट पार्ट का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं एंड थियरी पार्ट का है ना। न्यूमेरिकल इसके करेंगे अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और पिछले जेई और नीट के क्वेश्चन से हम कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। लेकिन थियरी पार्ट का हम आज ये लास्ट वीडियो ले रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखने में बड़ा आसान टॉपिक लगता है, लेकिन इसकी जो समझ है वो आपको नहीं आई तो आप टोटली केवल मिसलीड रहते हैं, है ना। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली सारी कहानी है क्या। ये पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है, पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी में कैसे पहुंचना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल एनर्जी में कैसे पहुंचना है, हम इस सारी की सारी बातों को आज इनका जिक्र करेंगे। पहले आपको बता दूं कि आज हमने करना क्या है। आज हम करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मान के चलेंगे कि पहले ही कहीं बाहर के किसी सोर्स के कारण एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेट है हमारे पास, राइट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख रहे हैं लाइंस आर पैरेलल, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन रखी जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाएगी। तो हम तीन बातें करेंगे मेनली। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंगल चार्ज रखें तो उसकी कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज। देन सिंगल चार्ज के बाद हम 2 चार्ज सिस्टम लेकर आएंगे। इसी सिस्टम में कहीं पर इसी फील्ड के अंदर हम 2 चार्ज सिस्टम करेंगे, Q1 और Q2 चार्ज कर सकते हैं। और फिर उसी 2 चार्ज सिस्टम का एक स्पेशल केस करेंगे जिसको मैं थर्ड केस ही कह रहा हूँ, और ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाएगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक कैसी फील्ड है, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इन तीनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। ये तो हमारे वीडियो का कंटेंट है आज का। इज इट क्लियर? शुरुआत करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। हमें केवल कंफ्यूजन रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है कोई, है ना, 2 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है। इन वन स्पेस आई एम हैविंग 1 पॉइंट चार्ज, दिस इज 2 माइक्रोकूलम, और ये अपनी फील्ड बना रहा है। पता ही आपको, तो व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आप निकालना सोचिए कैसे करना है। देन आई से आई हैव 2 चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम एंड से 3 माइक्रोकूलम। ये भी किसी एक रीजन में है। तो बताइए अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाएगी, लेकिन आइसोलेटेड चार्ज पर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं की जाती, है ना। अच्छा, तो फिर मैंने अभी क्या कहा? तो मैंने तो कहा कि हम तो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई एक पॉइंट चार्ज रखेंगे उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं। तो देखिए जी, ये दोनों केस बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पर क्या है, अकेला चार्ज है जो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है, और यहाँ पर चार्ज ऑलरेडी किसी फील्ड के अंदर है। आपको ये बात समझ आई ना? ये तो यहीं पर डिफरेंस शुरू होती है। हम आज की कहानी शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल को रिवाइज करने के साथ। आपको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हल्का सा रिवाइज करना पड़ेगा, जिसके डिटेल में वीडियोस हमने पहले कवर किए हुए हैं, आपने देखे हुए हैं। जस्ट रिफ्रेश करने के लिए हमने तब क्या कहा था कि मान लीजिए पॉइंट ए है ये, और इससे इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल 0 लिया था। उस टाइम भी, उन दिनों भी 0 था, ये आज भी 0 होगा, और फ्यूचर में भी हमेशा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 ही मानते रहेंगे, है ना। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज टेकन टू बी 0। तो हमने उस 0 पोटेंशियल वाले रीजन से, जिसको हमने इन्फिनिटी कहा, वहाँ से एक हीरा निकाला जिसको कहते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और उसको लेकर हम यहाँ ए पर पहुँच गए।
तो क्या करना पड़ा, हमने क्या देखना था कि वर्क की बात करनी है, वर्क हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल इज that it is the amount of work done to bring a unit positive test charge from infinity to a point in the electric field। ये जो लास्ट में क्या बोले, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल का कंप्लीट डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन तो ठीक है, लेकिन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम किया है बेसिकली हमने ये। तो यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन सकता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये बात हमेशा मान के चले, जो हमने बात पहले नहीं की थी, कि यदि हम इसको यहाँ पर ला रहे हैं, राइट, तो इस चार्ज के आसपास पहले से ही कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, कोई पहले से ही फील्ड है कि नहीं, उस बात का खास ध्यान रखें। वही ध्यान हमने आज इस आर्टिकल में रखना है। एनी हाउ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या हो गया, जैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और यही वर्क डन इस चार्ज की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, और यही बन जाता है इसका पोटेंशियल एनर्जी। यानी यही वर्क डन क्या बन गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया फिर, रफली देखें, दिस इज क्यू नॉट वी हो गया, यानी जो चार्ज ला रहे हैं और ये वी। अब प्रश्न ये आता है कि ये वी जो है ना, ये कहाँ से आया, इस वी का सोर्स क्या है। क्या ये वी जो हमने वर्क किया, जो इसने पोटेंशियल सेटअप किया यहाँ आने के बाद, वो वाला वी है, या इस चार्ज के आने से पहले ही यहाँ जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल है। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन जो हमने आज तक कवर नहीं किया था। बात समझ रहे हैं आप, मैं फिर से कहूँ एक बार, ये वी कौन सा है, वी क्या, देखिए एक बात तो समझिए कि जब चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ पर आएंगे ना, तो क्या होगा, ये चार्ज यहाँ जब पहुँच जाएगा इस जगह पर, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ इस जगह पे, ये +2 माइक्रो या जो भी चार्ज लाए आप, +1 माइक्रो कूलम का चार्ज, जब ये पॉइंट ए पर पहुँच गया तो आसपास के रीजन को मॉडिफाई करेगा और पोटेंशियल भी सेटअप करेगा, और उसकी फील्ड में जब कोई और चार्ज लाएंगे तो उसको रिपेल भी करेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये पोटेंशियल जो हमने अभी शुरुआत की है फर्स्ट स्टेप पर, ये पोटेंशियल कौन सा है। क्या ये पोटेंशियल वो है जो इस चार्ज ने बाद में सेटअप किया, या ये पोटेंशियल इस चार्ज के पैदा होने से पहले ही, यहाँ इसके चार्ज के सीन में आने से पहले ही यहाँ प्रेजेंट था। क्या बोलते हैं आप। तो आपकी जानकारी के लिए, ये जो पोटेंशियल है ना, ये पहले से ही यहाँ विद्यमान था, राइट। आपने सिर्फ वर्क किया, अभी तो सिर्फ जब यहाँ से यहाँ लाए, यू ओनली टॉक ऑफ वर्क, आपने कितना वर्क किया। यदि वर्क किया आपने, मान लीजिए योर वर्क इज डन, तो एक बात, और वर्क नहीं किया तो दूसरी बात। यानी वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी सेटअप हुई, और वर्क नहीं किया तो पोटेंशियल एनर्जी सेटअप नहीं हुई। सिंपल सी बात है। तो मैं ये कहता हूं कि आपको ये पूछा जाए कि इन्फिनिटी से किसी रीजन में आपने कोई चार्ज लाना है जहां पहले से कोई भी चार्ज नहीं है, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसको यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ा था, सोचिए। वर्क हमने ऑलरेडी किया है, वैसे ये आपको पता है कितना वर्क होता है, इससे 0 वर्क होता है। ये वाई 0, क्योंकि वर्क होता किसके अगेंस्ट है, ये वर्क किसी न किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। भाई ये फील्ड ही नहीं है जब इसको पहले चार्ज लाने के लिए, तो हम वर्क किसके अगेंस्ट करें। दैट मीन पहले वाला चार्ज जो आता है किसी सिस्टम को असेंबल करने के लिए, उसके अगेंस्ट कोई वर्क नहीं होता है। हमने ये बात पिछले आर्टिकल में, पिछले वीडियो क्लास में ऑलरेडी कवर की थी, वो डिटेल्ड वीडियो इसी के ऊपर था। ओके, प्रश्न ये है कि क्या जब दूसरा चार्ज लाया जाएगा तो वर्क होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पहुंच चुका है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट आपको यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। एग्री। तो उस केस में वर्क होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो अकेले चार्ज की नहीं है प्रॉपर्टी। पोटेंशियल एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हाँ, अकेले चार्ज की प्रॉपर्टी वो कब हो सकती है, वो तब हो सकती है कि उस चार्ज को किसी रीजन में लाने से पहले ही वहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मान लीजिए जैसे हमारा ये आर्टिकल है,
तब इस चार्ज को जब यहाँ पर लाएंगे तो इसको यहाँ पर लाने से पहले ही इसके विरोधी यहाँ पर बैठे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी सेटअप है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को अपोज करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क जो होगा वो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं अपने आज के पहले पार्ट की। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। तो हमने क्या कहा था आज? हमने कहा था कि हम बात करेंगे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिंगल चार्ज, फॉर टू चार्ज सिस्टम एंड देन फॉर अ डाइपोल। तो पहले करते हैं सिंगल चार्ज। क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि एक्सप्लेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल चार्ज, और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद सिंगल चार्ज, राइट। तो मान लीजिए कि हम इन्फिनिटी से कोई एक चार्ज यहां पर लेकर आते हैं, राइट। दिस इज पॉइंट ए, ये चार्ज यहां से लेकर आए, चार्ज इज Q और Q1 कह लेते हैं। दिस इज प्लस Q1 चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको यहां लेकर आए और यहां पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप थी ऑलरेडी, इज इट। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो उसके कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल भी होगा कि नहीं होगा, दिस इज टू बी सीन। तो आप जरूर मान के चलिए कि मान लीजिए कि मैं कहता हूं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, दिस इज ओरिजिन, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है r, राइट। तो इस जगह पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो डेफिनेटली होगा। पोटेंशियल माने कि सम अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट। वर्क करना पड़ेगा। वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? इस फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा। फील्ड नहीं होती तो वहां पर जो पोटेंशियल होता वो कितना होता? जीरो होता, क्योंकि वहां वर्क नहीं करना पड़ता। वहां वर्क किसके अगेंस्ट करते, लेकिन यहां तो वर्क करना पड़ रहा है। ओके, तो वर्क आपको करना पड़ा। तो डेफिनेशन क्या दी जाए फिर? व्हाट इज दिस पोटेंशियल? दिस पोटेंशियल इज, यस प्लीज, बाय डेफिनेशन दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन दैट चार्ज। कौन सा चार्ज? Q1 चार्ज, जो आप वहां से यहां को लाए हैं। तो आपने यहां पर कौन सा चार्ज लाके रखा इन्फिनिटी से? अभी Q1 चार्ज। जब रखा तो क्या फील्ड थी पहले? यस, फील्ड थी। तो क्या वर्क हुआ? बिल्कुल हुआ। हालांकि ये पहला चार्ज ही था, लेकिन फिर भी वर्क हुआ। वर्क क्यों हुआ? क्योंकि यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। यही असली बात है इस कहानी में। ओके, सो हाउ मच वर्क इज डन? ठीक है, वर्क तो कर दिया। कितना वर्क किया? दिस इज Q1 VR। तो इसको जरा कुछ मन में ऐसा मान लिया जाए, सिंपली आप इसको QV भी कह सकते हैं, क्योंकि पता है आपको इलेक्ट्रिकल वर्क QV होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा कि ये Q कौन सा है और V कौन सा है, इस लिंक को समझना बहुत जरूरी है। ये Q कौन सा है जो चार्ज ला रहे हैं आप, वो Q1 लिखा। और पोटेंशियल कौन सा हुआ? पोटेंशियल हुआ जो ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट था। और एक बात और आप जानते हैं कि जब ये चार्ज यहां रख दिया जाएगा और इस चार्ज के सराउंडिंग पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और वहां पर यदि कोई बाहर से दूसरा चार्ज आप लेकर आएंगे पॉइंट बी पर, तो इस जो चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आएंगे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 होगा। दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। ये VR इज नॉट द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। This VR is the potential due to external electric field. You must write here where VR is, where, ये बिल्कुल छोटी सी बातें हैं, टाइम कंज्यूमिंग बातें हैं, लेकिन इनको समझे बिना आपको पोटेंशियल एनर्जी की कहानी और इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपको पता लगेगा नहीं कि कौन कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो where VR is electric potential due to external electric field. Electric potential due to एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब आपको समझ आ गया कि वर्क डन जो हुआ वो इतना हुआ। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन दिस चार्ज एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट उसका सिंबल U लिखते हैं। तो U कितना हो गया? तो U भी हमारा Q1 VR ही हो गया। दैट मीन पोटेंशियल हमें पता हो पहले से ही कितना है वहां पर, राइट। मान लो मैं कहता हूं किसी रीजन में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट, पॉइंट ए पर मान लेते हैं, ऑब्वियसली बी पर कुछ और होगा ये। तो 5 वोल्ट पोटेंशियल है, और मैं यदि 2 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो चार्ज जो ला रहे हैं
ये ला रहे हैं, उसको एग्जिस्टिंग पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो दैट विल बी योर 10 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये होगी इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो आपसे कोई पूछा, बोलेंगे कि पहले ये बताइए कि यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है कि नहीं। यदि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो एक चार्ज के साथ हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी बात नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ फील्ड है तो होगी, फिर तो डेफिनेटली होगी। तो क्या पता लगा हमें कि पोटेंशियल एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये आइसोलेशन, एकला चलो की बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक सिस्टम की बात है ना। जब आप ग्रुप में होंगे तब बात होगी, ये कम से कम 2। तो दिस इज Q1BR, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें कोई बोले कि क्या इस डेफिनेशन से आप पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज ऑल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल चुका। दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन दिस। इज इट क्लियर? ओके, अब इसका मैं एक डिस्कशन कर रहा हूं इसी क्वेश्चन की, इसी फर्स्ट क्वेश्चन की, कि डिफाइन पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था वर्क की फॉर्म में, तो अभी क्या बोले, वर्क ही तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो वी कैन डिफाइन दिस पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ दिस। तो पोटेंशियल कितना हो गया? तो पोटेंशियल इज इक्वल टू, दिस इज U/Q1। तो Q1 को मैं टेस्ट चार्ज क्या हूं, जनरल डेफिनेशन तो Q0 लिखता हूं। तो ये हुआ जी, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, यस, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, राइट। और कौन सा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, जब ये 1 कूलम चार्ज होगा, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होगा। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, बी पार्ट में। जब 2 चार्ज लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 चार्ज सिस्टम, राइट। तो नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 चार्ज सिस्टम। अब 2 चार्ज सिस्टम को जरा ढंग से समझना कि कैसे कैसे होगा, और ज़रा आप भी इसको रिकॉल करिए, कोई गैप होगा उसको ब्रिज करने की कोशिश करिएगा। हुआ क्या कि ऑलरेडी हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। चलो मैं इसको 2 एरो से दिखा देता हूँ। अब क्या हुआ, अब आपने इन्फिनिटी से एक चार्ज लेकर आना है, और वहाँ पे 2 चार्ज पड़े हैं, है ना। Q1 भी है और Q2 भी है। कहाँ पे हैं? इन्फिनिटी पे। वहाँ पे कितना पोटेंशियल है? 0। ओके, तो जब Q1 चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे पॉइंट A पर, तो मुझे बताएं कि क्या हमें वर्क करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? क्या कहते हैं आप? वर्क करना पड़ा। क्यों? इस फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ा। सो हाउ मच वर्क इज डन? हाउ मच वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस फर्स्ट पॉइंट और A पॉइंट, विच 1 लिखता हूँ, फर्स्ट चार्ज की बात हो रही है। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू VQ। तो Q कौन सा? Q1। और V कौन सा? VR1। तो अब यह R1 क्यों लिखा? तो मान लेते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो R1 है, तो जाहिर सी बात है कि R1 हो गया। यानी हमें पता है जी कि पोटेंशियल जो होता है दैट इज पॉइंट स्पेसिफिक। पॉइंट वेरी करेंगे तो वर्क डन वेरी होगा, है ना। जितना वर्क यहाँ के लिए होगा वो यहाँ के लिए और यहाँ कुछ और होगा। तो हमने उसको एक यूनिक पोजीशन दे दिया, पोजीशन वेक्टर का यूज़ करके। दिस इज O एंड दिस इज क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब सेकेंड चार्ज जो यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या होगा। तो ये बात क्लियर होगी। फर्स्ट चार्ज आ चुका है हमारा, दिस इज फर्स्ट चार्ज। बस दोनों चार्ज का निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो। तो फर्स्ट चार्ज को किसके अगेंस्ट जूझना पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लेकिन सेकंड चार्ज इतना भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि सेकंड चार्ज जब लाया गया ना तो वहां पर समस्या ज़्यादा हो गई थी। एक तो सेकंड चार्ज को यहाँ पर लाए आप, रास्ता बनाओ इसको बीच से, है ना। और दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, पता है ना आपको। मैं चाहे ऐसे लाऊं चाहे मैं इसको ऐसे घुमा के लाऊं, वन एंड सेम थिंग। क्यों? क्योंकि ये वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स है? दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया काम कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। कहाँ से लाए और कहाँ को लाए। तो जरा मैं इस सारी खिचड़ी को कुछ मिटा देता हूँ। ओके, तो अभी देख रहे हैं आपकी
जब सेकंड चार्ज ला रहे हैं तो सेकंड चार्ज थोड़ा सा परेशान हो रहा है। पहले वाले चार्ज को सिर्फ एक विरोधी मिला था, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सेकंड चार्ज को दो विरोधी मिल रहे हैं। हमने कल डॉग्स वाली कहानी की थी जो पिछले वीडियो क्लास में, तो यहाँ पर इसको जब ला रहे थे तो एक डॉगी भौंका था, इसको जब ला रहे हैं तो दो डॉगी भौंक रहे हैं। दो कौन कौन से हैं? एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन कितना हुआ? तो वर्क उसके दो पार्ट्स हो गए। दैट मीन्स कौन कौन से पार्ट? नंबर वन, द वर्क विच इज डन अगेंस्ट दिस फील्ड, वो कितना हुआ? Q2 एंड VR2। एग्री? ये कौन सा वर्क हुआ? Q2। लाए किसको? Q2 को। और कहां पर लाए? पॉइंट B पर लाए। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर कितना है? मान लीजिए दिस इज R2। तो पहले से ही पोटेंशियल था ये। दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। क्या यही विरोध झेलना पड़ा? नहीं। क्या और विरोध भी है? यस। किसके कारण? इसके कारण। ये भी तो बैठा है यहां पर इसको विरोध करने के लिए, तो ये भी तो इसको धक्के मार रहा है। तो यहां पर कितना होगा? तो अब होगा Q2। चार्ज कौन लाए? Q2। और इसका कितना पोटेंशियल होगा? तो ये चार्ज 1 है, ये चार्ज Q है, सॉरी 2 है। दिस इज से Q1, दिस इज से Q2। तो क्या लिखा जाए? Q2 V1 इज इट। और V1 में क्या लेंगे? दूरी कौन सी लेंगे? इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे उस केस में। तो एक काम किया जाए, व्हाट आई शुड राइट कि टोटल वर्क डन कितना हुआ उस केस में। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, you'll write here कि total work done is equal to number one, this is Q2 VR, agree? ये हुआ due to external field। अब चाहे लिख दें पहले एक बार कि ये किसके कारण है? ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड जो यहाँ पर अप्लाई की हुई थी, यहाँ पर ये वाली, और एक्स्ट्रा काम किया इसके कारण भी काम हमें करना पड़ा। तो वो कितना होता है? वर्क इज QV। Q कौन सा? Q2। और V1 इसके कारण पोटेंशियल क्या होता है? फॉर्मूला पोटेंशियल का KQ/R। K मतलब 1/4πε0। Q कौन सा? Q सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, जिसका पोटेंशियल है कौन सा हुआ? ये Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कौन सा हुआ? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसको लिख दूं मैं R12। You must write in proper form. This is W is equal to Q2 VR plus 1/4πε0 Q1 Q2 by R12. So this is the total work done in bringing the second charge. तो टू चार्ज सिस्टम के लिए अब टोटल वर्क डन कितना हो गया? ये तो हुआ किसके लिए? दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज। हम क्या कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क हुआ। तो व्हाट इज दैट टोटल वर्क डन? तो नेट वर्क इज इक्वल टू कौन सा होगा? पहले चार्ज को लाने में प्लस दूसरे का हमने लिख लिया ऑलरेडी। और पहले चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ? तो Q1 को लाए थे, कहाँ पे लाए थे? VR1 पे लाए थे। इज इट? सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन। इज इट क्लियर? So this work done is stored in this two charge system as its potential energy. तो हमें कोई बोले कि उस two charge system का potential energy कितना है, तो this is the potential energy. So this work done is stored in the system as its potential energy. Any doubt? और अब जब डाइपोल करेंगे तो ये कहानी जरा और अलग ढंग से निकलेगी। अच्छा, एक बात मैं और आपको कह दूं लगे हाथ कि पोटेंशियल एनर्जी का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिलेशन रहता है ना, that is this is force along some direction and this is equal to minus delta U by delta R, right? और ये कर्ली हम कब लिखते हैं? पता है हमें कि जब बाकी दो डायमेंशन पे ये कांस्टेंट वैल्यू चल रहा है एंड इट इज वेरिंग ओनली अलोंग द वन डायरेक्शन। तो क्योंकि हम जब ला रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन को वेरी कर रहे हैं, दैट इज वाई हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। तो ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू करली U बाई करली R। डायमेंशनली कंसिस्टेंसी चेक करेंगे तो एनर्जी इज FR, यानी वर्क क्या होता है? FX, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स डिस्टेंसेस, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है। और यहाँ से फोर्स इज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। इज इट? सो दिस इज ऑल।
तो आइए अब लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो क्वेश्चन ये है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस ऑब्टेन द कंडीशंस ऑफ, क्या दो चीज़ें, नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन शुरू करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका नाम रखा हमने E, राइट। इसमें एक डाइपोल प्लेस कर दिया। ये डाइपोल जो है ना, इसका चार्जेस ये -q है और ये इसका चार्ज हो गया +q। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ को होगा पता ही आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को होगा, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। चलो मैं इसको ऊपर शो करता हूँ। उसका पर्पस है एक कि ये डायरेक्शन E की होगी तो आई कैन टेल कि एंगल थीटा है ये। दैट मीन राइट नाउ दिस डाइपोल इज एट एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका लेंथ मान लेते हैं ये 2a है, पहले भी किया था। तो हमने क्या निकाला था कि जब भी किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इस पर टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क कितना होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यू कैन वेल रिकॉल दिस इज PE साइन थीटा। ये हमने ऑलरेडी आर्टिकल किया हुआ है। और इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, ये टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, तो दिस इज पॉइंटिंग इनवर्ड। राइट हैंड्स की रूल से यू कैन टेल दिस इज पॉइंटिंग इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो ये टॉर्क है। अब जब ये टॉर्क इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे इसके ऊपर, और जो हमारा वर्क होगा वो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो वो छोटा सा वर्क डन कितना होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू टॉ डी थीटा, है ना। वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। और उसका यहाँ पर एनालॉजी क्या बैठेगी, वर्क का तो dw हो गया, फोर्स का रोटेशनल मोशन में टॉर्क हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम यूज कर लेंगे और आंसर निकल जाना चाहिए। तो dw इज इक्वल टू टॉ, टॉ इज, सो दिस इज PE साइन थीटा d थीटा, दिस इज dw। तो व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट दिस टॉर्क। तो पहले डिसाइड ये करें कि आप इस डाइपोल को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं, है ना। जनरल सा कुछ लेते हैं। तो हम एक अपनी कन्वीनियंस के लिए एक इसको परपेंडिकुलर पोजीशन पे, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड व्हेन डाइपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर, तो इस केस में P का और E का जो एंगल बना वो कितना बन गया, 90 का बन गया। तो हमने अपनी सुविधा के लिए ये ले लिया कि ये स्टार्टिंग पोजीशन है, और फिर यहाँ से कहीं भी ले जाएंगे इसको थीटा किसी एंगल पे। तो यहाँ से डाइपोल को आगे आपने लेके जाना है अगेंस्ट द टॉर्क, वर्क कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो दिस इज इक्वल टू dw का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दिस इज PE साइन थीटा d थीटा इंटीग्रेशन, और कहाँ से, तो π/2 से लेकर गए, कहाँ को, किसी जनरल से एंगल थीटा को लेकर गए। तो हमने ये थोड़ा आपको साफ दिख जाए तो मैं इसको मिटा देता हूँ मैं, दिस वाज इन फैक्ट dw इंटीग्रेशन। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये जो पॉइंट लिया ना, ये बेसिकली ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। कारण क्या है कि ये डाइपोल का मान लीजिए सेंटर है, ये +q -q है ना। तो +q और -q दोनों के एक दूसरे के इक्वलेंट ऑपोजिट। तो क्या होता है, इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए इस पोजीशन में यू कैन से कि टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। एनी हाउ दिस इज π/2, और यहाँ से हम कहीं थीटा पे लेके जा रहे हैं उसको। तो सॉल्व कर लीजिए इसको और देखते हैं आंसर क्या निकलता है। सो W इज इक्वल टू, दिस इज PE एंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज -cos थीटा, एंड दिस इज π/2 टू थीटा, एंड इट बिकम्स PE, माइनस आगे ले आते हैं, दिस इज cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ π/2, एंड व्हाट इज cos π/2, दिस इज 0, सो दिस इज माइनस PE cos theta. This is work done. So this work done is stored in this dipole as its potential energy. So what is U? So U is equal to minus PE cos of theta, right? So you can say U is equal to minus P vector dot E vector, because you know A dot B is AB cos theta. So this is the potential energy of this dipole. अब हम इसके स्पेशल केसेस लेते हैं और वहाँ से हम इसके 3 केस कर सकते हैं।
तो पहला केस लेते हैं डिफरेंट एंगल थीटा को देखकर। तो पहले हम इसके स्पेशल केसेस में केस नंबर 1 करते हैं। यू कैन राइट हियर स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस ये हैं कि मान लीजिए पहले ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है और यही डायरेक्शन हमारे डाइपोल का, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, यही हुआ ना P। तो P का और E का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। सो व्हाट इज U? U is minus PE cos of 0 is 1. This is U is minus PE, और जो माइनस PE है this is the minimum potential energy. This is called the minimum. देख रहे हैं माइनस PE है, ये 0 से भी कम है ना। 3 वैल्यूज की पॉसिबिलिटी लगती है हमें हो सकती हैं, 1 is plus PE, then 0, then minus PE। तो सबसे कम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, इस जगह पे है। दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और आप जानते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। यू कैन राइट हियर दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 कहा था। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या बात बन पाती है। केस नंबर 2 में कैसे कह सकते हैं आप, मान लीजिए ये हम कहते हैं डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस तरह रखते हैं अब इसको, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया P और E का, 90, थीटा इज 90 डिग्री। सो व्हाट इज U? U इज माइनस PE cos ऑफ 90 एंड cos 90 इज 0। तो U इज इक्वल टू 0। इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी इज 0, राइट। और तीसरा केस करते हैं। तो तीसरे केस में अब हम डाइपोल को इन्वर्ट करते हैं। केस नंबर 3 कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल इज प्लेस लाइक दिस, इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू यहाँ कर दिया, उसको पूरा हमने ऐसे घुमा दिया। तो यहाँ पर व्हाट इज एंगल? एंगल इज 180, क्योंकि P का डायरेक्शन कहाँ को होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये हो गया 180। तो व्हाट इज U? U इज इक्वल टू माइनस PE इंटू कॉस ऑफ 180, एंड यू नो cos 180 is -1, तो U is equal to -1 plus, this is plus PE. So this is the maximum potential energy, और आप जानते हैं एनर्जी का मैक्सिमम होना मतलब अनस्टेबिलिटी। So this is the condition for unstable equilibrium. So this was all in the theory part of potential energy. हमने जो भी केसेस किए इनके ऊपर काम करिएगा, इनको सोचिएगा इनके ऊपर। अगला वीडियो लेकर हम आएंगे तो उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में। तो जब इनके ऊपर काम कर लेंगे तो आपको सारी की सारी स्किल आपके बिल्कुल दिमाग में होंगी, एंड वी विल बी एबल टू फेस दोज प्रॉब्लम्स विद मोर कॉन्फिडेंस। काम करिए, विश यू ऑल द बेस्ट। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, डू टेल मी, आई विल बी ग्लैड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।